कमाल हो गया है। देखिए किसी भी जगह किसी भी मुल्क में दोस्तों, आज भारत ने ऐसा कदम उठा लिया है जिसकी गूंज सिर्फ एशिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया की आर्थिक गलियारों में सुनाई दे रही है। अगर 60 से 80% करने में कामयाब हो जाएं तो इसको सिर्फ 2 कामयाब महीने तरीन करार दिया जाए। 41 अरब डॉलर का निवेश, ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि कई देशों की कुल जीडीपी भी इसके बराबर नहीं है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि पैसा कितना आया, सवाल तो ये है कि ये पैसा क्यों आया और इसके पीछे आरबीआई की वो कौन सी चाल है जिसे अमेरिका का फेडरल रिजर्व भी भाप नहीं पाया। आज हम डिकोड करेंगे आरबीआई के उस मास्टर प्लान को जिसे ब्रिक्स इफेक्ट से जोड़कर देखा जा रहा है। क्या भारत चुपके से डॉलर के दबदबे को चुनौती दे रहा है? क्या हम उस 100 अरब डॉलर के जादुई आंकड़े की ओर बढ़ रहे हैं जो भारत को आर्थिक रूप से अजेय बना देगा? दरअसल उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मात्र 60 दिन के अंदर भारत के आरबीआई में खजाना हुआ है 41 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी देखकर अमेरिका जैसे देशों के होश उड़ चुके हैं। और दोस्तों, अगर भारत के आरबीआई के अंदर 41 बिलियन डॉलर का खजाना बढ़ रहा है तो सोचो कि डॉलर की कीमत कितनी कम हो चुकी है। तो दोस्तों, देखते हैं आज का दरअसल इस खबर को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 2013 याद कीजिए, उस समय भारतीय रुपया टूटा था और वो काफी गिरा था। विदेशी निवेशक भारत से अपना पैसा निकाल रहे थे, तब भी आरबीआई ने एक ऐसी ही स्कीम शुरू की थी। लेकिन उस समय पूरे अभियान के बाद करीब 26 अरब डॉलर ही आए थे। अब 2026 में देखिए, वैश्विक हालात 2013 से कहीं ज्यादा खराब है। रूस यूक्रेन युद्ध, मिडिल ईस्ट में तनाव और दुनिया भर में महंगाई का शोर। इसके बावजूद सिर्फ 2 महीने में 41 अरब डॉलर, ये 2013 की तुलना में लगभग दोगुनी सफलता है और वो भी आधे समय में। इसमें से 37 अरब डॉलर सिर्फ हमारे प्रवासी भाइयों ने जमा किए हैं अपने अपने खातों से। ये दिखाता है कि दुनिया भर में फैले भारतीयों का भरोसा आज भारत की अर्थव्यवस्था पर कितना मजबूत है। वैसे देखा जाए तो आरबीआई ने एक बहुत ही चतुराई भरा कदम उठाया है। अब क्या दम दिखाया है आरबीआई ने, वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल जब दुनिया के बाकी बैंक अपनी करेंसी के लिए संघर्ष कर रहे थे, आरबीआई ने बैंकों को छूट दे दी कि वे FCNR यानी फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट खातों पर ज्यादा ब्याज दें। सोचे, एक एनआरआई जो अमेरिका या यूरोप में बैठा है, उसे वहां के बैंकों में 4 से 5% ब्याज मिल रहा है, लेकिन भारत के बैंक उसे उसी डॉलर में 6 से 7% ब्याज ऑफर करने लगे। जोखिम शून्य और मुनाफा ज्यादा। नतीजा ये हुआ कि डॉलर्स की बाढ़ आ गई। लेकिन यहाँ एक पेच है। आमतौर पर जब इतने डॉलर देश में आते हैं तो रुपया बहुत मजबूत हो जाता है। अगर रुपया बहुत मजबूत हो जाए तो हमारे एक्सपोर्टर्स यानी निर्यातकों को नुकसान होता है। तो आरबीआई ने क्या किया? आरबीआई ने इन डॉलर्स को बाजार में आने ही नहीं दिया। उन्होंने खुद इन डॉलर्स को खरीद लिया और अपनी तिजोरी यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व में डाल दिया। ये एक दोहरी जीत थी। रुपया भी स्थिर रहा और तिजोरी भी भर गई। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, ब्रिक्स का प्रभाव। दुनिया भर में डी डॉलराइजेशन की लहर चल चुकी है। आप रोज देख रहे हैं, खबरें देख रहे हैं, हम भारत तक पर दिखा रहे हैं। रूस, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां डॉलर की जरूरत कम हो। अमेरिका इस बात से हैरान है कि भारत एक तरफ तो अमेरिका का रणनीतिक साझेदार है, लेकिन दूसरी तरफ वो अपनी आर्थिक नीतियों को इतना स्वतंत्र रख रहा है। 41 अरब डॉलर का ये प्रभाव भारत को एक ऐसी स्थिति में ले आता है जहां उसे अपनी जरूरतों के लिए वॉशिंगटन की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। विदेशी विशेषज्ञ इसे इकोनॉमिक शील्डिंग कह रहे हैं, यानी भारत अपनी एक ऐसी ढाल तैयार कर रहा है कि अगर कल को अमेरिका कोई प्रतिबंध लगाता है या डॉलर की सप्लाई रोकता है तो भारत के पास इतना बड़ा भंडार होगा कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। चलिए अब जानते हैं 100 अरब डॉलर का लक्ष्य और भारत का भविष्य। देखिए, आर्थिक संस्थानों का अनुमान है कि अगर यही रफ्तार रही तो ये आंकड़ा 100 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। ये रकम भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के सफर में रॉकेट फ्यूल का काम करेगी। इसका फायदा आपको और हमें कैसे होगा, ये जान लीजिए। देखिए, पहला है तेल की कीमतें। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा होता है तो मजबूत फॉरेक्स रिजर्व के कारण सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर रख पाएगी। दूसरा है रक्षा और तकनीक, यानी कि भारत को बड़े रक्षा सौदों और हाईटेक मशीनरी के लिए डॉलर्स की कमी नहीं होगी। तीसरा है रोजगार। जब देश की वित्तीय स्थिति मजबूत होती है तो विदेशी कंपनियां यहां कारखाने लगाने में सुरक्षित महसूस करती हैं। खैर दोस्तों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि केवल डॉलर जमा करना ही काफी नहीं है। असली चुनौती इस पैसे का निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर,
शिक्षा और रोजगार पैदा करने के लिए करना होगा। आरबीआई ने अपना काम बखूबी कर दिया है। अब गेंद मोदी सरकार के पाले में है और उद्योग जगत के पाले में है। अमेरिका हैरान है, दुनिया देख रही कि भारत अपनी चाल चल चुका है। ये 41 अरब डॉलर की शुरुआत है कि हम अपने डॉलर्स को हम स्पेंड नहीं कर रहे। उसके बाद भी हम देखते हैं कि जो रुपया है वो पहले 97 पे पहुंच गया, 97 से हमने उसको खींचकर बड़ी मुश्किल से उसको 94.5 पर हम लेकर आए और दोबारा से वो 95.5 पे पहुंच चुका है। यानी कि जो स्लाइड है टुवर्ड्स 97 वो दोबारा से शुरू हो गई है। अब जब न्यूज़ देखते हैं तो आपको लगता है कि जो ईरान का और यूएसए का जो वॉर है उसके कारण ये रुपया नीचे गिर रहा है, क्योंकि ये ऑल आउट वॉर की तरफ ये युद्ध जाना शुरू हो गया। तो भाई अगर आप सोच के देखिए, अगर हम रशिया से तेल रुपए में खरीद रहे हैं, वो भी कितना 55% हमारी जो तेल की रिक्वायरमेंट है वो डायरेक्टली रशिया से आ रहा है, वो भी रुपए में आ रहा है, वो भी डिस्काउंट के ऊपर आ रहा है। हम बाईपास कर रहे हैं यूएसए के फाइनेंशियल सिस्टम को, ट्रेड कर रहे हैं रुपीज में या रूबल्स में या धर्म में। तो इसके बाद जो ईरान का वॉर है उसका असर तो हमारे ऊपर होना ही नहीं चाहिए। अब मिलियन डॉलर क्वेश्चन जो मैं बार बार आपसे भी रख करता हूं कि अगर चीप रशियन ऑयल हम खरीद रहे हैं, अपनी करेंसी में खरीद रहे हैं, तो जो मिडिल ईस्ट का वॉर है वो हमारे रुपए को हमारा क्रैश कर क्यों रहा है? उसका रीजन है कि जो जियोपॉलिटिक्स है वो कभी एक इवेंट नहीं होता, एक इनविजिबल वेब है जहां पर हंड्रेड्स ऑफ डिसीजंस, पैनिक्स, पॉलिसीज एक टाइम पर की जाती हैं और इसी को डिप्लोमेसी बोलते हैं। अगर आप एक स्ट्रिंग को आप पुल करेंगे, पूरा का पूरा ये जो पूरा जैसे होता है ना, ये इसका वेब होता है, वो हिल जाता है स्पाइडर का। वही हाल अब जियोपॉलिटिक्स में होना शुरू हो गया, पूरा सिस्टम शेक हो चुका है। अब क्लियर डाउन करूंगा मैं आपके सामने इल्यूजन को कि जो डीप डाउन जियोपॉलिटिकल जो ट्रुथ है, जो मनी है वो मूव कैसे कर रहा है, हमारी रुपए की वैल्यू लूज हो क्यों रही है, पैसा जा कहाँ रहा है। अभी मैंने सुबह भी एक वीडियो बनाया था, आपको याद होगा कि भारत ने गोल्ड को, ऑयल को और इवन की जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके अंदर हमने पैसे को लगाना शुरू कर दिया। एक मल्टी फ्रंट वॉर है जो न्यू दिल्ली की गवर्नमेंट और आरबीआई मिलकर दुनिया के साथ लड़ रहे हैं कि रुपए को बचाना कैसे है। लेकिन इससे पहले कि आपको मैं बताऊं कि मोदी जी और आरबीआई फाइट कैसे कर रहे हैं रुपए को बचाने के लिए दुनिया के साथ, इसके लिए हैं और अपने आप को इस पोजीशन पे ले आए हैं कि वो कह रहे हैं कि जी हमने तरक्की करनी है। सो ये आप देख लें, ये बाय द वे ये रॉयटर्स का आई थिंक पोल है जो कि 61 इकोनॉमीज का उन्होंने कुछ किया कुछ इस तरह। सो इंडिया ने फास्टेस्ट ग्रोथ इन 6 क्वार्टर्स वो कह रहे हैं। अच्छा, इंडिया की जो ग्रोथ है वो जारी बात है, दैट इज बिकॉज ऑफ द कंज्यूमर स्पेंडिंग। कंज्यूमर ही बहुत ज्यादा है उनके पास। गवर्नमेंट मुसलसल एक चीज को देख रही है, डिमांड। इन्फ्लेशन जो है वो तो ठीक है, इतनी नहीं बढ़ी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग या प्राइवेट कंजम्पशन या इन चीज़ों को देखते हुए वो दे आर इनटू दिस गेम। सो वो पिछले 18 महीने में वो कह रहे हैं कि जुलाई से लेके इस पीरियड तक वो कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि सिंस वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, मोदी साहब ये कह रहे हैं। अब ये जो कुछ इंडिया कर रहा है ना, दिस इज़ अ मैसेज, ये एक मैसेज है अमेरिका को, ठीक है जी, कि भाई हमें कोई परवाह नहीं है। ये सारी की सारी नरेंद्र मोदी साहब अपने आप को उन्होंने पिच किया है। मोदी साहब ने अपने आप को पिच किया है कि भाई तुम इस चीज़ को छोड़ दो या इस चीज़ के ऊपर काम करना बंद कर दो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते या कुछ कर नहीं सकते। सो मैं दैट्स व्हाट आई सी। अच्छा, पहली बात तो वो ये कह रहे हैं, ट्रम्प को ये कह रहे हैं कि ये बातें छोड़ दो कि हम इस काबिल नहीं हैं। सो इंडिया की इकॉनमी 8.2 पे जो सितंबर वाला क्वार्टर था उस पर थी और 7.8% से उठी, और जो प्रो ग्रोथ पॉलिसीज़ हैं और जो रिफॉर्म्स हैं ये उस हवाले से। अच्छा, द प्रोग्राम यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज़ वो ये है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने कंज्यूमर टैक्स के ऊपर कट लगाया, जो लेबर रिफॉर्म्स थे वो कुछ उन्होंने की हैं। डोमेस्टिक इकोनॉमी देखिए, मैंने आपको बताया कि इनको एडवांटेज किस चीज़ पे है, कंज्यूमर स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा है यहाँ, आवाम ही बहुत है, बंदा ही बहुत है, उसको सब कुछ चाहिए, ठीक है, उसको ये सब कुछ चाहिए। ये चीज़ बेसिकली वो दूसरे मुल्कों को भी कह रहे हैं कि अगर अमेरिका हमें ये साइडलाइन भी करेगा तो, जैसे चाइनीज़ है ना, ठीक है जी। सो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट ये जो है उसको वो पिक कर रहे हैं, ठीक है, कि ये ऐसे है। और तो गाइस, आपको मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आपको से मिल जाए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनी राय जरूर बताना। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि आरबीआई का एक बहुत ही बड़ा बयान आया है कि मात्र 60 दिन के अंदर आरबीआई के खजाने में और बढ़ोतरी हुई है, और वो भी हुई है
41 बिलियन डॉलर की। और दोस्तों अगर 41 बिलियन डॉलर की भारत के आरबीआई में बढ़ोतरी हुई तो सोचो कि डॉलर की कीमत कितनी कम होगी। और दोस्तों जिस तरीके से मोदी जी ने गोल्ड खरीदने से मना किया था, उसके बाद जो डॉलर था, जो रुपया था भारत का, वो कहाँ जा रहा था? अमेरिका के पास। और दोस्तों ऐसे भारत के रुपए की कमी आ रही थी, लेकिन अब भारत के लोगों ने गोल्ड खरीदना बंद कर दिया।